हम पढ़ रहे थे कौन सा वाला मुदस्सिर, सी में इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन। हमने देखा जो सी में इनपुट, जिसको हम आईओ कहते हैं, सी में जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होती है या इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास सर्टेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। और हमें ये भी पता है कि हमें कुछ टाइप्स का जो इनपुट आउटपुट होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक को हम क्या कहते हैं, एक होता है हमारे पास जिसको कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। और जो दूसरा हमें है दैट इज अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड आईओ लिखते हैं हम शॉर्ट में, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ये तो हमने परसों भी बताया था कि दो टाइप्स का ये आईओ होता है हमारे पास, इनपुट आउटपुट जो हम लेते हैं एज एन आर्गुमेंट, या हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं सी में, वहाँ पे जो भी हम इनपुट लेते हैं या तो फॉर्मेटेड होता है या तो अनफॉर्मेटेड। अब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है इसमें जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं वो हमें है दो टाइप्स की। एक हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और दूसरी फंक्शन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आउटपुट के लिए। ठीक, ये हमने देखा था। इनपुट के लिए जो हम यूज़ करते थे दैट इज करते हैं वो है कौन सा, स्कैन एफ फंक्शन, है ना हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन। और जो आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज कौन सा वाला, प्रिंट एफ फंक्शन। हाँ, प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक, अब ये तो हमने देखा, लेकिन ये दोनों खुद किसके टाइप्स हैं, ये है फॉर्मेटेड इनपुट, अनफॉर्मेटेड का नहीं, यहाँ से मैं हटाता हूँ, ये अनफॉर्मेटेड का नहीं, ये दोनों क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ठीक, अब हमने परसों देखा कौन सा वाला, आउटपुट, दैट इज कौन सा वाला, फॉर्मेटेड आउटपुट। उस वक्त हमने देखी थी कौन सी वाली, दैट इज प्रिंट एफ फंक्शन। अब हाँ, मैं थोड़ा इसको रिवाइज करता हूँ ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है इसको हमने कहा कि फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन या फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और साथ में मैंने ये कहा कि चाहे आपका इनपुट फंक्शन दैट इज स्कैन एफ फंक्शन हो या आपका प्रिंट एफ फंक्शन हो, ये दोनों फंक्शंस तब वर्क करती हैं जब आपके पास हेडर फाइल कौन सी होगी, studio.h, और उसको हमने अपने प्रोग्राम में पहले ही इंक्लूड करना होता है बाय राइटिंग ए स्टेटमेंट कौन सा वाला, दैट इज हैश इंक्लूड studio.h। ठीक, वो है इसकी हेडर फाइल। और हेडर फाइल में मैंने ये भी कहा है आपको, हेडर फाइल में होता है फंक्शन का जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन, और उस डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन में जो भी उसकी डेफिनेशन होती है वो कहाँ पे होती है एक्चुअल में, एट दी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो असल में एक्चुअल होती है, वहाँ पे उन फंक्शन डिक्लेरेशन का एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन होता है कि अगर आप प्रिंट एफ कर रहे हो इसको करना कैसे, यानी कि जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कैसे फिर ये प्रिंट एफ फंक्शन में जब हम लिखते हैं कुछ ऐसा, मैं लिखता हूँ कुछ प्रिंट एफ, फिर डबल कोट्स में डाल देता हूँ ऐसे करके हेलो लिखता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब मैंने एक्चुअल में यहाँ पे ये है ना, जब हम इसका नाम देते हैं फिर दो ब्रैकेट्स डालते हैं, फिर लास्ट में ऐसे टर्मिनेटर डालते हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा है लेकिन वो आसिफ ने पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, इसका मतलब यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे वैल्यू भेज रहा हूँ। अब भेज कहाँ पे रहा हूँ, वो मैं जाता है कहाँ पे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पास, वहाँ पे वो देखेगा उसके पास सर्टन स्टेप्स ऑफ या इंस्ट्रक्शंस होंगे जिससे वो इस हेलो को आपके वो ब्लैक जो टर्मिनल आता है या स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है। वहाँ पे होता है इसका एक्चुअल फंक्शन डेफिनेशन। जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा एनसी तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। यहाँ पे आप इतना भी याद रखो। ये होता है कि अगर आपने सीधे कौन सा वाला, दैट यू हैव टू डिस्प्ले ए मैसेज, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे फॉर्मेटेड आईओ की, दैट इज फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट की। तो फॉर्मेट का मैंने बताया था परसों भी आपको इस प्रिंटफ फंक्शन का, जब हम लिखते हैं पहले फंक्शन का नाम देते दैट इज प्रिंटफ, उसके बाद हम यहाँ पे एक क्या लेते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये कंट्रोल होता है कि आपने जो इनपुट दिखाना है कैसे दिखाओगे आप, उसका फॉर्मेट क्या होगा। और साथ में है आपके पास क्या होते हैं वेरिएबल नेम, जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल नेम
वहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं। ये होता है आपके पास कौन सा वाला, जो printf फंक्शन का जो एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ द printf फंक्शन वो होता है। फिर मैंने कहा था कि कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम क्या देते हैं, हमारे पास होते हैं, उनको कहते हैं हम कन्वर्शन कैरेक्टर होता है, और साथ साथ में डेटा टाइप, यानी आपने किस फॉर्मेट में, यानी कि डेटा तो हमारे मल्टीपल फॉर्मेट्स में होता है, या तो हमारे पास इंटीजर डेटा होता है, या तो हमारे पास कैरेक्टर डेटा होता है, फ्लोट डेटा होता है, डबल की बेसिस पे डेटा होता है, मल्टीपल स्ट्रिंग बेसिस पे डेटा होता है। डेटा तो मुख्तलिफ टाइप का होता है हमारे पास। अब वो डेटा किस टाइप का है आपके पास, कौन सा वाला डेटा आपने दिखाना है, आप उसी टाइप का यहाँ पे क्या करोगे, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने कहा था कि इसमें दो ये होते हैं कैरेक्टर्स, एक होता है हमारे पास परसेंट, और साथ में होता है हमारे पास डेटा टाइप जिसका होगा, या जो उसके लिए पर्टिकुलर डेटा के लिए जो कैरेक्टर हमने इस लिया होगा। अगर हम इंटीजर होता है तो इंटीजर के लिए हम क्या लेते हैं, परसेंट डी करके, फ्लोट के लिए हम लेते हैं परसेंट एफ, इसी तरीके से परसेंट सी। तो यहाँ पे परसेंट को हम क्या कहते हैं, कन्वर्शन कैरेक्टर, और साथ में ये जो दूसरा कैरेक्टर, यानी इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इटसेल्फ डिवाइड होता है दो कैरेक्टर्स में, एक होता है परसेंट और दूसरा होता है दूसरा कैरेक्टर, जो ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा किस टाइप का होगा, इसीलिए लिखा मैंने यहाँ पे डेटा टाइप। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कन्वर्शन कैरेक्टर। तो ये था परसों। और दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि ये इतना ही नहीं होता है कि हम इसी को कहेंगे कि ये फॉर्मेटेड का दूसरा ये मतलब है कि आप किस सीक्वेंस में भी चाहते हो आउटपुट। मैं कभी कभार पहले परसेंट एफ लिखूंगा, फिर परसेंट सी लिखूंगा, फिर परसेंट डी, तो उस वक्त आपका जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वही स्पेसिफाई करता है कि आपका आउटपुट किस सीक्वेंस में, या ये कह सकते हैं कि आपका आउटपुट किस पैटर्न में आ जाएगा। ये था कौन सा वाला, प्रिंट एफ फंक्शन। आज हम देखेंगे कौन सा वाला, दैट इज स्कैन एफ फंक्शन। अब स्कैन एफ फंक्शन हो या प्रिंट एफ फंक्शन हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके लिए हमें जो लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना पड़ता है वो है हमारे पास हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच। यही तरीका होता है इसके लिखने का, स्टीडियो डॉट एच। ठीक, इसको फिर सी प्लस प्लस में चेंज किया, वो हम बाद में देखेंगे, हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच। अब चूंकि आउटपुट का, फॉर्मेटेड आउटपुट की फंक्शन को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब हम देखेंगे इसमें इतना ही थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन समझना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है लाइक दिस, कि मुझे दो नंबर्स का ऐड करना है, तो मुझे क्या चाहिए। अगर मैं मुदस्सिर आपसे कहूँगा कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, जिसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। पहले मैं लूँगा जो हेडर फाइल जो होगी, हैश इंक्लूड डॉट स्टूडियो डॉट एच। ठीक, और उसके बाद मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट करना है मेन फंक्शन। यस सर। ठीक, तो मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या लेना है, मुझे पता है कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। तो दो नंबर्स मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वो चाहिए ना एज ए इनपुट चाहिए, तब जाकर मैं उस इनपुट को प्रोसेस करके विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर फिर कुछ आउटपुट दैट इज रिजल्ट निकालना, दैट इज एडिशन। अगर मुझे दो नंबर्स का ऐड करना है तो मुझे क्या चाहिए, दो वेरिएबल्स चाहिए जिनके अंदर मैं जो इनपुट लूँगा वो मैं स्टोर करूँगा, फिर उन दो इनपुट्स को प्रोसेस करके मैं एडिशन निकालूंगा और किसी तीसरे वेरिएबल में या डायरेक्ट उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो एक तरीका जो है मेरे पास इनपुट टेक करने का, वो कैसे, मैं लिखता हूँ ऐसे, इंट x इज इक्वल टू 5। ये क्या लिया, ये क्या मैंने इनपुट नहीं लिया, हाँ मैंने तो इनपुट लिया, मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब आप 5 ले लो एज एन इनपुट और उसको डाल दो x में। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंट y इज इक्वल टू लाइक 6 लिखा मैंने। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को प्रोसेस करवाया यूजिंग या इनकी ऑपरेशन पर इन z इज इक्वल टू, फिर लिखूंगा ऐसे x प्लस वाई। तो ये था कि नो मैटर कि मैंने यहाँ पे भी इनपुट लिया है ना, यहाँ पे भी इंट x इज इक्वल टू 5 लिखा। इसका मतलब x एक वेरिएबल है, उसमें डाल दो एक वैल्यू। जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या, इट इज़ एन इनपुट, हम लेते हैं ना बाहर से एक इनपुट। अब फ़र्क क्या है इस इनपुट में और स्कैन एफ फंक्शन में, अभी स्कैन एफ भी सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे
अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट एफ करूँगा तो यहाँ तो मैं आउटपुट चाहिए, वो मैं कैसे लूँगा %d करके, क्योंकि तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो %d, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन किया इसका, और साथ में लिखूँगा z। तो यहाँ पे जो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा मेरा आउटपुट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुझे इनपुट लेना है। यहाँ पे भी तो मैंने इनपुट ही लेना, 2 नंबर्स कहाँ से लाऊंगा, मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, मुझे पहले होना चाहिए 1 नंबर। तो इनपुट यूज़र देगा, दूसरा नंबर यूज़र इनपुट देगा, फिर उनको प्रोसेस करवा कर उनका ऑपरेशन, दैट इज एडिशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाए। यह भी है मेरे पास एक तरीका जिससे मैं इनपुट लेता हूँ, लेकिन इस इनपुट लेने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, दिस इज दी, इसको हम एक नाम देते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं इसको कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम ये याद रख लेना मुदस्सिर, यानी कि जब आप पहले ही ये डिफाइन करोगे कि ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान ही, एक होता है कि रन टाइम ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, यानी कि देखो कंपाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलिंग का मतलब एक एक लाइन को उठाओ और उसको क्या करो, यानी कि पूरा ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को रीड करो, उसको कन्वर्ट करके आप दिखा दो, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट करके इसे ऑपरेशन परफॉर्म करो। लेकिन इट्स भी वो है ना, इसको कंपाइल, यानी कि पहले ही इसको असाइन होता है कि मुझे इसको वेट यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है कि यूज़र कब इनपुट देगा, हमने पहले ही उसको इनपुट्स असाइन किए हुए। ये भी है हमारे पास एक तरीका जिससे हम सी में इनपुट दे रहे हैं ना, यहाँ पे मैं मुझे अगर 2 नंबर उसको ऐड करा तो मैंने इनपुट दे दिया कि एक में ले लो 5, दूसरे में ले लो 6, फिर उनको ऐड करके दे दो। ये होता है कि कंपाइल टाइम पे, जब आपका जो पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जब इसकी ऑब्जेक्ट फाइल या इसकी .c फाइल बन जाती है, उससे पहले कि हम पहले ही इसको क्या देते हैं, इनपुट रख कर देते हैं कि पहले मतलब असाइन करके रखते हैं इसको, इनपुट ये है और दूसरे वेरिएबल में है और तीसरे में। यहाँ पे इसको यूज़र इंटरेक्शन नहीं चाहिए होता, यानी ये यूज़र का वेट नहीं कर रहा है किसके लिए, इनपुट के लिए। हम पहले से इसको असाइन करके रखते हैं इनपुट को। लेकिन ये डिक्लेरेशन टाइम पे, यानी कि कंपाइल टाइम या इसको कहते हैं कि डिक्लेरेशन टाइम पे ही जब हम इनिशियलाइज करते हैं इस वैल्यू को, उसी वक्त जब हम इसका वैल्यू असाइन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम इनपुट, यानी कि कंपाइलेशन के दौरान ही इसका इनपुट आता है। लेकिन हमारे पास अब पढ़ क्या रहे हैं, एज ए फंक्शंस हमारे पास एक फंक्शन है जो देखो इस वाले वैल्यू को आप चेंज नहीं कर, जब आप कंपाइल टाइम पे वैल्यू असाइन करोगे ना, लाइक 5, क्या आप जब प्रोग्राम रन होगा, क्या आप इस, देखो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको, मुदस्सिर आप पूरा इस पे ध्यान रख लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने int x = 5, ठीक, और फिर लिया मैंने int y = 6, और उसके बाद int z = x + y, और फिर प्रिंट एफ करवाया किसको, z को, है ना, %d, z। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे मैंने पहले ही इसको इनपुट असाइन करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं जब इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिल्ड कर रहा हूँ प्रोग्राम को, और फिर मैं यहाँ पे आप देख लेना, जब मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या आ रहा है, रन, जो ही मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ ये मुझे आउटपुट दे। इस रनिंग पीरियड ऑफ टाइम में क्या इस वैल्यू को मैं चेंज कर पा रहा हूँ, नहीं, मैं इस इनपुट को चेंज, जो मैंने इनपुट पहले ही दे के रखा हुआ है वही रहता है, मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा इसको। अब देखो अब क्या ज़रूरी है हर बार आपको इसी यानी x और y को अगर आप फिर से रन करोगे फिर से आपको यही 11 देगा। जितनी बार आप इस प्रोग्राम को रन करोगे आपका आउटपुट ऑलवेज सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनपुट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट इनपुट है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंपाइल टाइम पे ही इसको ये वैल्यूज असाइन किए, हाँ जी ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। लेकिन क्या अगर आप कैलकुलेटर चला रहे हो क्या वहाँ पे खाली 2 नंबर उसका हम ऐड कर रहे हैं? नहीं, जिस तरीके के जिस मर्जी का मैं यहाँ से वैल्यू दूंगा वो उसी टाइप का जो आउटपुट देगा, है ना। कभी कभार मैं यहाँ पे 15 + 19 दूंगा, कभी कभार ऐसे करके कुछ ऐसे इतना बड़ा वैल्यू दूंगा और उसको ऐड करूँगा। अब वो प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो उसी के लिए यहाँ पे हमें सी ने एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की हुई है, एक फंक्शन हमें दी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैन एफ फंक्शन।
अब ये scanf फंक्शन क्या करता है कि नो मैटर कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही प्रोग्राम, यानी कि इसमें भी 11 आ रहा है, अगर मुझे यही प्रोग्राम यूजिंग कौन सा वाला, दैट इज scanf फंक्शन यूज करना है, मैं भी इसका फॉर्मेटेड इनपुट क्यों कहते हैं वो बराबर उसी तरीके से। देखो अब अगर मुझे यही एडिशन, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इसको इनपुट कब आता है, इसका कंपाइल टाइम पे। देखो अगर मैं यही प्रोग्राम यूजिंग scanf फंक्शन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से वही हैश इंक्लूड studio.h करके, और फिर इसके बाद लिखूंगा वही मेन फंक्शन। और अब क्या करना है मुझे मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास खाली एक ही इनपुट रहे बार बार, मैं चाहता हूं कि इनपुट चेंज, जब भी मैं प्रोग्राम रन करूंगा मैं कुछ और दूंगा, मुझे 5 और 6 ही नहीं चाहिए। तो वो फैसिलिटेट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन प्रोवाइड की गई है सी में, उसको हम क्या कहते हैं, scanf फंक्शन। यानी scanf फंक्शन जो है ये रन टाइम पे हमें इनपुट लेता है। देखो कैसे, अब जब मैं इनपुट लूंगा तो उसको तो कहीं पे स्टोर भी करना होता है ना, क्योंकि हमारे जो सी प्रोग्राम होता है या प्रोग्राम होता है हमारे, या कंप्यूटर जो होता है वो खुद से कुछ नहीं करता है, वो जब उसके पास मेमोरी में कुछ होगा तब जाकर वो कोई वैल्यू मतलब आउटपुट देगा या उसको प्रोसेस कर पाएगा या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जब मैं इनपुट दूंगा वो इनपुट कहाँ पे, किसी जगह तो स्टोर करना है ना, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ किए थे, मैंने क्या कहा था, वेरिएबल डिक्लेरेशन और साथ में इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली इंट x है मेरे पास एक वेरिएबल, y है दूसरा वेरिएबल, और z है, ये तीन में पहले से ही, मतलब खाली ये क्या है, मैंने एक स्टोरेज एरिया क्रिएट किया, खाली जब मैं रन टाइम पे इनपुट दूंगा वो इन वैल्यूज में आना चाहिए, यानी इन वेरिएबल्स में स्टोर होना चाहिए। अब देखो scanf फंक्शन में कैसे यूज करूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं उसके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा कि मैं पहला इनपुट ले रहा हूँ कि ये यहाँ से बताए। तो मैसेज डिस्प्ले कैसे करते हैं, यूजिंग printf फंक्शन। देखो printf करके मैं लूँगा यहाँ पे और कहूँगा एंटर दी वैल्यू फॉर x, इतना कहूँगा इसको पहले। तो मतलब जो अभी स्कैन नहीं किया मैंने, खाली मैसेज दिखाया कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास पहले मैसेज आना चाहिए, हाँ जी दे दो x के लिए वैल्यू, हाँ जी दे दो y के लिए वैल्यू। तो यहाँ पे अब वैल्यू लेना है कहाँ से, कीबोर्ड से ड्यूरिंग द रन टाइम। ये पहले से हम इसको असाइन नहीं करते, scanf फंक्शन इसी के लिए यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कि देखो अब मैं scanf, देखो फंक्शन scanf फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, scanf लिखता हूँ, फिर देखो हमें अब यहाँ पे भी डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी क्या है, मैंने x को किस टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, इंट। वेरी गुड। जब इंट का डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे भी वही जो मैं पहले कह रहा था कि यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स होते, एक होता है कंट्रोल स्ट्रिंग जिस तरीके से printf में है, उसी तरीके से वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या दूंगा मैं इसको, % डी, वेरी गुड। अब देखो कामा करके वहां पे क्या लिखता था मैं सीधे वेरिएबल का नाम, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम नहीं लेते, यहाँ पे हम वेरिएबल का यानी कि मेमोरी का एड्रेस देखते हैं। अब देखो वो मेमोरी का हमें किस वाली मेमोरी लोकेशन पे जाना है, x, क्योंकि x में इसको स्टोर करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x में जाऊंगा। अब x की एक्चुअल वैल्यू पे नहीं, देखो अगर मैं सीधे x लिखूंगा तो इसका मतलब वैल्यू एट x, लेकिन x में है कुछ अभी नहीं, हमें x के अंदर यानी उस लोकेशन पे जाना है और वहां पे वैल्यू डालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लिखते हैं एक ऑपरेंड हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्परसेंड एंड डालते हैं। फिर अब वेरिएबल कौन सा है, x, यानी x वाली लोकेशन पे जाओ, वहां पे आप ये वैल्यू डाल दो जो आप यहाँ से कीबोर्ड से ले रहे हो। ठीक, ये हुआ क्या, हम एक वैल्यू, हम मल्टीपल वैल्यूज वो अभी मैं दिखाऊंगा, ये था एक तरीका। अब कितने वैल्यूज मैंने अभी असाइन किए, एक है ना। अब किसके लिए वैल्यू मुझे चाहिए, y के लिए। तो मैं इसी तरीके से और एक मैसेज यहाँ पे बनाऊंगा ताकि यूज़र को, ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि यूज़र को लगे कि मैं अलग अलग वैल्यू, हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। printf मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये मैं रन करके भी दिखाऊंगा, एंटर दी वैल्यू ऑफ
वाई। तो यहाँ पे मैं Y। वाई के लिए वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो ठीक है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, फिर से वही स्कैन करना है अब वाई का वैल्यू, तो क्या लिखूंगा, अब वाई किस टाइप का है, इंटीजर टाइप सर का, integer। तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो क्या आएगा, परसेंट डी, और फिर D। गामा करके मैं लिखूंगा एंड वाई। Y। ठीक, वेरी गुड। ये है, ये होता है कि हम कीबोर्ड से भी जब मैं रन करूंगा ना कंपाइलर पे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एक्स का भी वैल्यू लिया और वाई का भी वैल्यू लिया, वो इन दो पोजीशन पे स्टोर हो गया एक्स के अंदर। अब क्या करना है, जेड को क्या करना है, एक्स और वाई को वो क्या करेगा, ऐड। तो सीधे लिखेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि अब तो वैल्यू हमने असाइन किए। अब देखो ये बन जाएगा हमारे पास डायनेमिक। अब आपके पास कोई मतलब स्पेसिफिक वैल्यू है नहीं, जो आप दोगे उसी का ऐड करके देगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट एफ, ताकि देखूंगा कि इसने वो जो ऑपरेशन परफॉर्म किया कि नहीं, परसेंट। अब डी जेड तो भी तो इंटीजर ही है, तो यहाँ पे मैं जेड एज ए वैल्यू लूँगा ऐसे करके। ठीक, अब देखो ये भी मैं क्या ले रहा हूँ, इनपुट ही ले रहा हूँ, लेकिन ज्यूरिंग दी रन टाइम। ये था कंपाइल, यानी कि पहले ही आप असाइन करो। यहाँ पे कंपाइल टाइम पे जब आप वैल्यू असाइन, उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हो रनिंग के दौरान या प्रोग्राम चलाने के दौरान। लेकिन यहाँ पे आपको मर्जी है, जब जिस वक्त भी आप रन करोगे उस वक्त जो भी वैल्यू देना चाहोगे वो दे सकते हो, बेस्ड अपॉन द डेटा टाइप दैट यू हैव यूज्ड। ठीक, यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये जो इनपुट में ये भी इनपुट ही ले रहा है, ये तरीका भी इनपुट है, लेकिन हमें यूजिंग फंक्शन के थ्रू कैसे हम इनपुट ले रहे हैं, फॉर्मेटेड इनपुट। यहाँ पे इसको मैं कहूँगा रन टाइम का मतलब। ठीक, अब देखो अगर मैं यही प्रोग्राम इतना सीधे इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और सीधे इसको कोड ब्लॉक्स में डाल देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल वी करके। ठीक, अब देखो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आ जाए। पहले मैं यहाँ पे स्लैश एन, स्लैश एन किस लिए होता है मुदस्सिर यूज? सर मतलब अलग अलग हाँ, दूसरी लाइन, लाइन में। न्यू लाइन में, मतलब जब आपको मतलब आउटपुट चाहिए अलग अलग लाइन में, तो हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। ये आपको प्रोग्राम आगे बहुत यूज़ करना है, इसीलिए मतलब इन चीज़ों पे ध्यान। देखो अब मैंने इसको क्या किया, बिल्ड कर दिया, कंपाइल किया इसको। अब देखो मैं रन कर रहा हूँ तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एंटर द वैल्यू फॉर एंटर द एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स। में कुछ भी लूंगा 56, जो ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे दूसरा वैल्यू मांग रहा है। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, कैलकुलेटर की तरह पहले एक वैल्यू लिया फिर दूसरे वैल्यू लिया। हम ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कैसे। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई में लूंगा 65 कुछ ऐसे। जो ही मैं अब एंटर करूँ, देखो क्या दिया इसने आउटपुट, 121, यानी कि इसने इसको और इसको क्या किया, ऐड किया। अब देखो मैं प्रोग्राम बंद करूंगा, फिर से रन करूंगा, तो ये मुझे डायनेमिक, अब किसी और वैल्यू को मैं ऐड करूंगा 87, देखो वाई में डालो 56, तो ये मुझे और कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पे जब भी मैं, अगर मुझे रन टाइम पे वैल्यू लेना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्कैन एफ फंक्शन। अब स्कैन एफ फंक्शन में लिखने का जो तरीका है वो कैसे है कि हम इसके अंदर पहले स्कैन एफ जो कीवर्ड है मतलब यूज़ करते हैं, फिर दो ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला वाला, जिस तरीके से परसों मैंने कहा कि पहला क्या होता है, स्कैन एफ फंक्शन जो है, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा आपको। स्कैन एफ फंक्शन जो है, इसका भी जो पहला आर्गुमेंट होता है यहाँ पे वो क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग। अब कंट्रोल स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करता है कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए, नंबर 1। और दूसरा आपके लिए ये होता है कि वेरिएबल का, देखो यहाँ पे क्या देता था मैं, वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हम नाम। वेरिएबल का नाम नहीं दे रहे हैं स्कैन फंक्शन, यहाँ पे हम देते हैं वेरिएबल का एड्रेस। अब वो मैंने आपको अभी समझाया कि वेरिएबल का एड्रेस क्यों दे रहे हैं। वेरिएबल एड्रेस जितने भी आप चाहोगे उतना यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे है वेरिएबल का एड्रेस। अब मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे हमने वेरिएबल का एड्रेस क्यों लिया हमने। ठीक, देखो जब हम खाली, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ मुदस्सिर, हमने क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी कि एक वेरिएबल के लिए एक मेमोरी असाइन की और उसका नाम दिया x, और उसके अंदर वैल्यू पुट किया साथ में 5, है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब मैं जब करूँगा ना यहाँ पे प्रिंट एफ
लिखूंगा ऐसे प्रिंट एफ, तो मैं लिखता हूँ ऐसे %d, फिर देता हूँ कामा करके, फिर लिखता हूँ सीधे वेरिएबल का नाम, है ना, सीधे लिखते हैं वेरिएबल का नाम। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो देखेगा x। जो ही हम अगर एम्परसेंड के बगैर, यानी वो एंड जिस तरीके से यहाँ पे मैंने डाला था, एम्परसेंड के बगैर अगर आप ये करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा इस लोकेशन पे, और यहाँ पे इसका एड्रेस देखो। जब हम मेमोरी में कुछ सेव करते हैं ना, मेमोरी का एक एड्रेस होता है। अगर 5 कहीं पे स्टोर हुआ तो इस लाइक मेमोरी लोकेशन का कुछ इस तरीके से कुछ हेक्साडेसिमल में कुछ एड्रेस होगा। तो हम एक्चुअल में उस एड्रेस पे जाते हैं। जब मैं लिखता हूँ x, तो ये जाता है इस लोकेशन पे और यहाँ से वैल्यू निकालता है। अगर मैं यही लिखूंगा, यही स्टेटमेंट ऐसे printf करके दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा %d कामा, अब लिखूंगा एंड x। नो मैटर कि मैंने कहाँ पे यूज़ किया, printf में, है ना, लेकिन यूज़ क्या किया, एंड x। अब ये इस x के अंदर नहीं जाएगा इसके वैल्यू देखने, नहीं। इससे क्या होता है, ये एंड डालने से क्या होता है कि ये एक्चुअल में इस लोकेशन जो है ना आपके रैम में, वहाँ से इसका क्या निकालता है, ये एम्परसेंड निकालता है, ये वाले इसको टारगेट करता है कि मुझे इसका एड्रेस दे दो। इसी तरीके से अब स्कैनफ में हम सीधे वेरिएबल का नाम क्यों नहीं लिखते हैं, वहाँ पे एड्रेस क्यों लिखते हैं, मसला तो वही है। वहाँ पे हमने स्कैन किया तो एंड क्यों लिखा। ये प्रिंटफ में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन एंड हम करेंगे यूज़ किसके लिए, एड्रेस देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, अब चूंकि जब यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट मैंने लिखा था, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया था 3 वेरिएबल उसको डिक्लेयर, इंट x, y और z। तो इसका मतलब मैंने खाली क्या किया था, ऐसे x और दूसरा वैल्यू y और तीसरा वैल्यू z। ठीक, ये तो मैंने लिए थे 3 वैल्यूज़। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो इसका जो फॉर्मेट है स्कैनफ फंक्शन का, वहाँ पे वेरिएबल का एंड करके हम वेरिएबल नेम, यानी कि वेरिएबल नाम से पहले हम एंड क्यों डालते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे इस ये वाला x लोकेशन है, ये वाला y लोकेशन है और तीसरा वाला z लोकेशन है। ये तो हम दे रहे हैं यूज़र, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता इस लोकेशन का। इनकी लोकेशन का नाम कुछ और होता है, दैट इज़ एड्रेस ऑफ द लोकेशन। लेट अस टेक एन, वो इसका 1000 है, इसका 1004 है कुछ, और इसका मैं देता हूँ 1008 कुछ, इसकी तीसरे वाले की लोकेशन है, 3 लोकेशन। अब चूंकि हमें क्या करना है, क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, नहीं है, तो देखो अब हमें इसको वैल्यू देना है। जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, स्कैनफ करो। हाँ, ये इसने किया स्कैन, यानी कि ये कीबोर्ड से मांग रहा है आप वैल्यू दे दो। जो ये आपने %d, उसको पता है कि डेटा टाइप देना। अब जब हम वैल्यू डाल रहे हैं 5, मैंने अभी लिया था 5, जो ही मैं 5 ले रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या करेगा, इस 5 को तो स्टोर करना है। स्टोर अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपने लाल चौक जाना है, वहाँ पे कहीं जगह पे, मतलब आपने कोई चीज़ लानी है या किसी को कोई चीज़ देना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उस लोकेशन का एड्रेस, तब जाकर आप पोजीशन पे जा सकते हो। इसी तरीके से इस 5 को नहीं पता, अगर मैं सीधे x का मतलब x के अंदर वैल्यू, तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे सीधे जब x लिखते हैं तो ये इस लोकेशन से वैल्यू निकालता है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे तो जंक वैल्यू होगा। अब क्या करना है, हम इसको यहीं से दे रहे हैं, आप ले लो ये वैल्यू और उस x को दे दो। अब इस x को देने के लिए इसको क्या पता होना चाहिए कि x कहाँ है मेमोरी में। जो लोकेशन आपने डिक्लेयर की हुई है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, उस डिक्लेरेशन का आप मुझे बता दो उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो वो उसकी लोकेशन कैसे पता चलेगी, उसके एड्रेस से। तो इसको कह रहे हैं हम, जब हम लिखते हैं ना एंड x, इसका मतलब आप ये जो 5 वैल्यू है जो आप कीबोर्ड से दे रहे हो, ये ले लो आप एंड x। एंड x का मतलब ये 1000, इसको 1000 वाली पोजीशन पे डाल दो। तो ये क्या करेगा, इस 5 वैल्यू को लेगा, इस 5 वैल्यू को लेगा और इस 1000 लोकेशन पे पहले पहुंचेगा और फिर वहाँ पे इस वैल्यू को असाइन करेगा और यहाँ पे इस लोकेशन पे डालेगा वैल्यू जो आप डाल रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना, अगर मुझे कोई चीज़, इसका मतलब ये रियल टाइम एग्जांपल में इसके, मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे पहले देखना है कि वो कहाँ पर है। तो इस कहाँ पर है के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़ एंड एम्परसेंड ऑपरेटर, ताकि मैं इस एड्रेस पे जाऊँ और वहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करूँ। ठीक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ में हम एंड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है लोकेशन। अब आपने ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर तो फिर प्रिंटफ में हम क्यों नहीं दे रहे, क्यों। प्रिंटफ में हमें पता है कि x का जो एड्रेस लोकेशन, इसके अंदर कोई वैल्यू है, तो सीधे हम वो वैल्यू उस लोकेशन को टारगेट करते हैं। यहाँ पे एड्रेस हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एड्रेस
नहीं चाहिए, तो हम सीधे x लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x करता हूँ तो ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, ये मुझे उस लोकेशन का क्या दे रहा है, एड्रेस। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब हम एंड दैट इज दिस ऑपरेटर हम यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एक्चुअल में एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये याद रख लेना, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किस वाले लोकेशन पे, किस वाली पोजीशन पे, या जो आपके पास वेरिएबल है वो एक्चुअल में मेमोरी के अंदर कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे वैल्यू डाल दो। तो ऐसे करके हम यूज़ करते हैं। पहले लिखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्रिंटफ लिखो, ये भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अब क्यों मैं दे रहा हूँ, ताकि यूज़र को ऐसा लगे कि मुझे क्या देना है। अगर मैं ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैसेज के बगैर इसको, मैं यहाँ पे मैसेज के बगैर यहाँ पे इनपुट लेता हूँ, ये फिर भी इनपुट लेगा, लेकिन यूज़र को समझ ही नहीं आएगा मुझे लेना क्या है। देखो, मैं अगर रन करूँगा तो समझ नहीं आता है, मत आता है, कुछ भी नहीं। मैं दूंगा यहाँ पे 65 वैल्यू, ये मुझे मांगेगा और 67, तब जाकर आउटपुट देगा। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आता है, तो हम इसको प्रिंट एफ के साथ यूज़ करते हैं। इसको स्कैन से पहले एक मैसेज पॉपुलेट करवाते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मुझे करना क्या है, एक्स के लिए वैल्यू। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है, क्यों मैं मतलब आपको इतना मतलब बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि फिर देखो, मुझे पता है कि जब आप 4th सेमेस्टर 5th से, तब जाकर आप फिर सोचते हो कि सर हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों लिखते थे। मैं इसीलिए आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये लिखा, ये क्यों लिखा, ये लिखा तो ये क्यों लिखा, ये एम्परसेंड यहाँ पे यूज़ किया, इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है। तब जाकर आपका जो बेस होगा ना, ये अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे आज अगर मैं कहूँगा ना, आज ही बताएंगे सर हम ये मैसेज, इससे क्या होता है। कुछ लोग मतलब डेलिब्रेटली ये मैसेज लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये खाली किसके लिए है, क्योंकि जब हम इसको रन करेंगे, देखो जब हम इसको रन कर रहे हैं तो यूज़र को समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। ऐसे तो एक मैसेज जिसमें हाँ मुझे एक्स के लिए वैल्यू पुट करना है, तो समझ आता है कि मुझे एक्स के लिए तो कोई वैल्यू दूंगा। जब मुझे आता है हाँ एक्स के लिए, वाई के लिए आप पुट करना है, तो वाई के लिए खाली मैं मैसेज पॉपुलेट करवाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आपने एक्टिविटी कौन सा करना है। हम मैंने ये भी दिखाया आपको अभी कि इसके बगैर भी प्रोग्राम चल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि स्कैन एफ से पहले आपका प्रिंट एफ हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डालो, ताकि यूज़र के लिए ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, क्यों डालना है, कहाँ पे डालना है। तो ये होता है कि स्कैन एफ फंक्शन का यूटिलाइजेशन, कि हम स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। अब और एक चीज़, क्या हम स्कैन एफ फंक्शन में खाली इंटीजर वैल्यू ही, यहाँ पे तो मैंने इंट करके डिक्लेयर किया था, खाली इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे फ्लोट भी ले सकते हैं, यहाँ पे कौन सा वाला दैट इज कैरेक्टर भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, जो आप चाहेंगे। लेकिन उसके लिए जो आप डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल है वो आपने पहले ही स्पेस पे करके रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इस सब को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 वैल्यूज़ आपने स्कैन करने, बस इतना ही है। राइट ए प्रोग्राम दैट विल टेक 3 वैल्यूज़ फ्रॉम दी कीबोर्ड और स्कैन द 3 डिफरेंट वैल्यूज़ या 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स फ्रॉम द कीबोर्ड। तो आप कैसे लो, हमें पता है कि जब वहीं से आ रहा है कि 3 डिफरेंट टाइप्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट डिक्लेरेशन। तो मैं लिखूंगा इंट एक्स, ये मतलब एक डिक्लेरेशन यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा, और उसी तरीके से लिखूंगा इंट इंट नहीं, मैं लूँगा दूसरा कैर और लूँगा वाई, ये मुझे दूसरे डेटा टाइप होगा। और तीसरा लूँगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे फ्लोट जेड, ये तीसरा कोई वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर वैल्यू, यानी कि मेरे पास अब पता है कि 3 डिफरेंट वैल्यू, अब मुझे क्या करना है, स्कैन, है ना, क्योंकि मुझे कीबोर्ड से वैल्यू लेना है। मैंने अभी कहा कि प्रिंटफ फंक्शन